हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे हरियाणा जीके का पार्ट 6, जिसमें हम जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता की जो साइट्स थी हम उनके बारे में पढ़ रहे थे कि हरियाणा में कौन कौन सी साइट्स पाई गई हैं, जिनमें से हमने 2 साइट्स के बारे में पढ़ लिया था, मीतादल और बनावली। मीतादल हमारी भिवानी में है और बनावली हमारे फतेहाबाद में है। ऐसे ही फतेहाबाद में तीसरी साइट आज हम पढ़ेंगे। तीसरी साइट है हमारी कुणाल, जिसे हम रतिया भी बोल देते हैं। रतिया, इन दोनों में से कोई भी नाम आ सकता है कि ये साइट कहाँ पाई गई। यह फतेहाबाद में पाई गई। फतेहाबाद में सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे पाई गई। इसमें हमें गोल्ड और सिल्वर के अवशेष प्राप्त हुए इस साइट से हमें, और यहाँ हमें 2 शाही रॉयल मुकुट प्राप्त हुए हैं। इसकी खोज जे.एस. खत्री, 2 जिन्होंने करवाई थी, जे.एस. खत्री और एम. आचार्य को माना जाता है इनके खोजकर्ता। ये है हमारा कुणाल के बारे में। ठीक है, उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट साइट है 4th, वो है भेडाना। भेडाना भी हमारी फतेहाबाद में है। 3 साइट हो गई फतेहाबाद में। ठीक है, 3 साइट हो गई, बनावली, कुणाल और भेडाना। ठीक है, यह भी सरस्वती नदी के किनारे है। इसकी खोज एल.एस. राव ने करवाई थी। इसके खोजकर्ता एल.एस. राव को माना जाता है। 2003 से 2004 में इसकी खोज की गई थी। अब इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट साइट आती है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हिसार में है। यह भारत का सबसे, नॉट ओनली हरियाणा, ये भारत का सबसे बड़ा टीला बोला जाता है इसको। सबसे बड़ा टीला माना जाता है इसको। और यह जो है 2 नदियों के किनारे है, दृष्टदत्ती और एक है चितांग रिवर के किनारे इसको माना जाता है इस साइट को। और इसकी खोज जो है वो अमरेंद्र नाथ ने करवाई थी। अमरेंद्र नाथ ने करवाई है। और इधर से जो हमें 2 चीज़ें मिली थी मेनली, एक तो ईंटों से बने हुए अन्नगारों के अवशेष प्राप्त हुए थे। अन्नगारों के अवशेष, जहाँ पे अन्न को इकट्ठा वीट को इकट्ठा करके रखा जाता है, उसके अवशेष प्राप्त हुए थे वहाँ पर, यहाँ पर। और एक हमें पता चला कि जो वो मृतकों को जहाँ दफनाते थे वो जगह जो होती थी वो लंबी होती थी। लंबे गड्ढे हुआ करते थे। मृतकों को लंबे गड्ढों में दफनाया जाता था। यह बहुत इम्पोर्टेंट साइट है राखीगढ़ी। बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे कि यह साइट कहाँ पर पाई गई, किस नदी के किनारे पाई गई। ठीक है, और एक है भगवानपुर हमारी कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र में एक और है हमारी, जिसे हम बोलते हैं दौलतपुर। ये जो और साइट है उनकी सिर्फ ये याद रखना है कि कौन सी, ये वाली साइट जो है वो किस जगह पर है और किस नदी के किनारे है, मेन यही है। ठीक है, भगवानपुर कुरुक्षेत्र में, दौलतपुर भी हमारी कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, जो हमारी भगवानपुर है वो सरस्वती नदी के किनारे है, और दौलतपुर जो है हमारी वो चेतांग रिवर के किनारे है। ठीक है, और इसके अलावा
यहाँ पे भगवानपुर को 1976 में खोजा गया था। यहाँ पे एक मेन चीज़ हमें जो प्राप्त हुई थी वो थी, हमें यहाँ ब्रॉन्ज और ग्लास, कांच से और तांबे से बनी हुई चूड़ियाँ मिली थी। चूड़ियों के अवशेष यहाँ से हमें प्राप्त हुए, जिससे हमें पता चला यहाँ के लोग चूड़ियों के बारे में, उस टाइम के लोग चूड़ियों के बारे में भी जानते थे। ठीक है, इसके बाद है बालू। ये साइड जो थी हमारी वो कैथल बालू, कैथल में पाई गई 1977 में। ठीक है, इसके बाद है गिरावट रोहतक महम में पाई गई। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे रोहतक लगती है। महम में पाई गई, मेनली तो महम बाद में बना था इसलिए रोहतक बोला जाए। 2006 में पाई गई। इधर हमें काली मिट्टी से बनी हुई पॉटरी प्राप्त हुई, जिसे मृद भांड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मृद भांड बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है मदीना भी हमारी महम रोहतक में है। इसकी खोज 2007 से 2008 में की गई। ठीक है, और बस यही इम्पोर्टेंट था। एक क्वेश्चन ये आता है हड़प्पा काल से कि हड़प्पा के लोग किस धातु के बारे में नहीं जानते थे, कि हमें कौन सी धातु के अवशेष हमें यहाँ से मिले नहीं हैं। तो लोहे के अवशेष हमें यहाँ से प्राप्त नहीं हुए। आयरन के बारे में यहाँ के लोग नहीं जानते थे। ठीक है, और जो आयरन के बारे में जो सबसे पहली सभ्यता थी जो इसके बारे में जानती थी, वो वैदिक काल में पता चला था। अब हम इधर से वैदिक काल स्टार्ट करेंगे। वैदिक काल, ठीक है। वैदिक काल हिंदू धर्म था। जैसे हड़प्पा सभ्यता अर्बन सिविलाइजेशन थी, वैदिक काल हमारा रूरल सिविलाइजेशन था। ग्रामीण नगरीय क्षेत्र, ग्रामीण बोला जाता है इसको। ठीक है, यहाँ जो सेंट्रल एशिया से जो लोग आए थे, ये माना जाता है कि यहाँ जो लोग थे यहाँ के, जो वो सेंट्रल एशिया से आए थे और उनको आर्यंस बोला गया। आर्यन बोला गया। यह भी माना जाता है कि जितने भी हमारे महाकाव्य हैं, महाभारत हुआ, रामायण हुआ, ये सब महाकाव्य, इन सभी महाकाव्य को वर्णन इसी काल में माना जाता है, वैदिक काल में ही। ठीक है, और यहाँ बोला जाता है कि जो आर्यंस की जो सबसे पहला वंश था, आर्यंस का पहला वंश जो था, प्रथम वंश जो था, पहला वंश, उसे बोला जाता है पुरु वंश। पुरु वंश के एक सम्राट हुआ करते थे, सम्राट भरत। उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत माना जाता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, ओके। और इसके जो संस्थापक माना जाता है पुरुवंश के, वो मनु के प्रपौत्र को माना जाता है। फिर इस काल में एक लड़ाई के बारे में बताया गया है, जिसे 10 राजाओं के नाम से इतिहास में लिखा गया है। तो इस वंश के जो शासक थे, राजा सुदास और 10 राजाओं का एक संघ था,
10 राजा और थे, राजाओं का संग। इनके साथ मिलकर इनकी एक लड़ाई हुई थी रावी रिवर पर, रावी नदी के तट पर, जिसे हम इस युद्ध का नाम था वो था दशराग का युद्ध बोला जाता है। इनके बीच में रावी नदी पर लड़ाई हुई थी और जो ये युद्ध जीता था वो राजा सुदास ने जीता था। ये जीत गए थे इस युद्ध में। और इस वंश के जो हमारा पुरु वंश था उसके लास्ट शासक जो थे हमारे, वो थे सम्रण हमारे लास्ट शासक थे इसके। ये भी याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद दो तीन राजाओं के बीच में एक संधि हुई, जैसे कालांतर में पुरु व पांचालों के साथ एक संधि हुई, एग्रीमेंट साइन किया गया। उसमें जो एग्रीमेंट साइन हुआ उसके फलस्वरूप कुरुओं का जन्म हुआ। इस यहाँ से कुरुओं का वो माना जाता है, स्थापना मानी जाती है कि इस टाइम से कुरुओं का शासन शुरू हो गया था। कुरु शासन जिसे बोलते हैं, कुरुओं का शासन, कुरु शासन शुरू हो गया था, ठीक है। कुरु वंश में जो थे वो कौरव और पांडव, कुरु शासन में कौरव और पांडवों के बीच में महाभारत का युद्ध हुआ, कुरु शासन काल में हुआ था। इसीलिए इसको इस टाइम महाभारत और रामायण का वो उल्लेख माना जाता है। और यह 18 दिन तक चला यह युद्ध, और पांडव इसमें जीत गए थे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।